नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। शिवसेना ने ऐलान किया है कि वो आने वाले गोवा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर अपने पैर पसारने की कोशिश की हो। शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का सपना था कि शिवसेना एक राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। आखिर शिवसेना क्यों महाराष्ट्र के बाहर अपने पैर नहीं पसार सकी, क्यों बाहर नहीं पनप सकी? इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। तो इस हफ्ते जीतू के सियासी किस्से में कहानी ठाकरे के इसी अधूरे ख्वाब पर। अगर किसी राज्य में पार्टी खड़ी करनी है तो उस पार्टी के आला नेताओं को उस राज्य में जाकर जनसभाएं लेनी पड़ती हैं, रैलियां निकालनी पड़ती हैं, स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाना पड़ता है और उस राज्य के बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल करना पड़ता है। लेकिन क्या शिवसेना ने यह सब किया? नहीं। शिवसेना के व्यवहार से यही नजर आया कि वो महाराष्ट्र के बाहर आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ रही थी। 86 साल की उम्र में निधन से पहले बालासाहेब ठाकरे का एक सपना तो पूरा हो गया कि उनकी पार्टी विधान भवन पर भगवा ध्वज फहराए। 1995 में पहली बार शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र की सत्ता में आ गई। शिवसेना 60 के दशक में भूमिपुत्रों को न्याय दिलाने के मुद्दे को लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन 80 का दशक आते आते ठाकरे को ये लगा कि भूमिपुत्र यानी मराठी माणूस का मुद्दा शिवसेना को मुंबई और ठाणे से आगे नहीं फैला सकता। पार्टी को विस्तार देने के लिए एक व्यापक मुद्दे की जरूरत थी, जो शिवसेना को कट्टर हिंदुत्ववाद के रूप में मिल गया। हिंदुत्ववाद अपनाने के बाद बाला साहब को उम्मीद थी कि पार्टी महाराष्ट्र के बाहर भी अपने पैर पसारेगी और एक राष्ट्रीय पार्टी की शक्ल ले लेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। शिवसेना की ओर से हिंदुत्व को अपनाने और बाला साहब ठाकरे की निजी छवि के कारण महाराष्ट्र के बाहर भी, खास करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी कई युवा शिवसेना के प्रति आकर्षित हुए। शिवसेना ने भी अपनी ओर से ये जता दिया कि वो गैर मराठियों के लिए खुली है और इसके लिए उसने 1993 में दोपहर का सामना नाम का हिंदी अखबार शुरू किया और इसके बाद 1996 में एक उत्तर भारतीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर महाराष्ट्र के बाहर किसी राज्य में शिवसेना को अधिकतम कामयाबी मिली तो राज्य था उत्तर प्रदेश, जहां पार्टी ने 1991 के चुनाव में एक विधानसभा सीट जीती। अकबरपुर सीट से एक स्थानीय बाहुबली नेता पवन पांडे शिवसेना का विधायक चुन लिया गया। शिवसेना ने उस दौरान लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, अकबरपुर, बलिया और गोरखपुर के स्थानीय निकाय चुनावों में भी तगड़ी मौजूदगी हासिल की। बहरहाल ये कामयाबी ज्यादा वक्त तक टिकी नहीं। पवन पांडे, जो उत्तर प्रदेश में शिवसेना का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरा था, अगला चुनाव हार गया। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपने उन सियासी दुश्मनों को निशाना बनाना शुरू किया जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था। चूंकि पवन पांडे पर भी आपराधिक मामले दर्ज थे, इसलिए मायावती की मुहिम से खुद को बचाने के लिए उसे कुछ वक्त उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। पांडे की गैर मौजूदगी ने यूपी में शिवसेना के विस्तार को प्रभावित किया। यूपी से भागने के बाद पांडे मुंबई में आकर बस गया और नवी मुंबई के जुई नगर में उसने एक डांस बार खोला। उसकी संजय निरुपम से भी अनबन हो गई, जिन्हें शिवसेना ने राज्यसभा सांसद और अपने उत्तर भारतीय कार्यक्रम का प्रभारी बना दिया था। आपराधिक मामले में पांडे की गिरफ्तारी से निरुपम को उसे पार्टी से निकाल फेंकने का एक मौका मिल गया। पांडे के निकाले जाने से शिवसेना यूपी में खड़ी होने से पहले ही लड़खड़ा गई। शिवसेना से निकाले जाने के बाद पवन पांडे बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गया। हालांकि शिवसेना ने 90 के दशक में यूपी में 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बाल ठाकरे कभी खुद वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। महाराष्ट्र से बाहर ठाकरे ज्यादा से ज्यादा गोवा तक चुनाव प्रचार के लिए गए थे। यूपी के विपरीत शिवसेना दिल्ली में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना की दिल्ली इकाई अक्सर खबरों में रही। जब ठाकरे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ अपने बैन का ऐलान किया तो जनवरी 1999 में शिवसैनिकों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोद डाली। शिवसैनिकों ने शांति प्रक्रिया के तहत शुरू की गई भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली बसों की हवा निकाल दी। साल 2000 में अजय श्रीवास्तव, जो कि भारतीय विद्यार्थी सेना से जुड़े थे, एकाएक मशहूर हो गए जब उन्होंने इनकम टैक्स विभाग की ओर से आयोजित की गई नीलामी में दाऊद इब्राहिम की संपत्ति पर बोली लगाई। शिवसैनिकों ने यासिन मलिक पर हमला कर दिया। जब अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद वो दिल्ली आए, शिवसैनिकों ने दिल्ली में ही एक पाकिस्तानी सूफी गायिका के कार्यक्रम में भी तोड़फोड़ की।
हालांकि दिल्ली के शिवसैनिकों की इस तरह की गतिविधियों को अखबारों और टीवी चैनलों पर जगह तो मिली, लेकिन इसका कोई चुनावी फायदा पार्टी को नहीं मिला। जय भगवान गोयल, अजय श्रीवास्तव और मंगतराम मुंडे शिवसेना की दिल्ली इकाई के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन इनकी आपस में अनबन रहती थी। यूपी की तरह ही ठाकरे कभी भी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली नहीं आए। मार्च 1999 में उनका सम्मान करने के लिए दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक रैली आयोजित की गई थी, लेकिन ठाकरे उसमें भी शरीक नहीं हुए और अपने बेटे उद्धव को भेज दिया। उस वक्त तक उद्धव शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बने थे। बार बार गुजारिशों के बावजूद बाला साहेब ठाकरे के दिल्ली न आने से उनके कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए। दिल्ली के शिवसैनिकों की एक बड़ी तादाद भारतीय विद्यार्थी सेना की सदस्य थी, लेकिन जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाना तय किया तो इन शिवसैनिकों को भी पार्टी में अपना कोई भविष्य नजर नहीं आया। अजय श्रीवास्तव अब शिवसेना के सक्रिय सदस्य नहीं हैं और जय भगवान गोयल ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अनबन के बाद शिवसेना छोड़ दी है। शिवसेना के लिए गुजरात में भी एक मौका था जब शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी से बगावत की थी। बीजेपी से बगावत करने के बाद वाघेला ने अपनी खुद की एक अलग पार्टी बना ली, लेकिन इससे पहले उन्होंने शिवसेना के सामने एक पेशकश की थी। वाघेला ने ठाकरे को संदेश भिजवाया कि वो अपने समर्थकों के साथ शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ठाकरे ने उनकी ये पेशकश ठुकरा दी क्योंकि वो बीजेपी से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते थे। ठाकरे को इस बात की आशंका भी थी कि गुजरात में शिवसेना कोई झंडे गाड़ पाएगी, क्योंकि शिवसेना के जन्म के बाद शुरुआती सालों तक उसकी इमेज गुजराती विरोधी रही थी। दिल्ली की तरह ही राजस्थान विधानसभा में भी शिवसेना की कोई मौजूदगी नहीं है। हालांकि 1998 से शिवसेना राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे वहां कभी प्रचार करने नहीं गए। साल 2003 के चुनाव में सिर्फ एक बार उद्धव ठाकरे प्रचार के लिए गए थे। शिवसेना के हिंदुत्ववादी एजेंडे ने कुछ समर्थक जम्मू में भी जुटाए। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के बाहर प्रचार के लिए क्यों नहीं जाते थे, इसको लेकर शिवसेना के अखबार सामना में काम करने वाले कुछ लोग एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं, लेकिन उसकी पुष्टि कोई नहीं करता है। ठाकरे बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन को काफी पसंद करते थे और उन पर काफी भरोसा भी करते थे। केंद्र में वाजपेयी सरकार के दौरान ठाकरे जब भी किसी दूसरे राज्य में जाने की योजना बनाते, प्रमोद महाजन उनके शुभचिंतक होने के नाते ठाकरे के सामने प्रकट हो जाते और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का कोई संदेश दिखाते हुए वे ठाकरे को चेतावनी देते कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। इसके बाद सुरक्षा कारणों से ठाकरे का दौरा रद्द कर दिया जाता। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस किस्से की पुष्टि करने वाले या इसे खारिज करने वाले दोनों शख्स यानी कि बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन अब इस दुनिया में नहीं है। जहां तक मुझे याद है कि बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक ही बार लखनऊ गए थे बाबरी कांड से जुड़ी एक अदालती कार्रवाई में शामिल होने के लिए। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कभी खुले तौर पर यह बात नहीं कही, लेकिन उन्हें डर था कि अगर शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर भी बढ़ी तो आगे चलकर वो उसकी प्रतिद्वंदी बन सकती है। शिवसेना के महाराष्ट्र तक सीमित रहने में ही बीजेपी की भलाई थी। हालांकि शिवसेना की राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा अब भी बरकरार है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल मुंबई के अपने गढ़ को बचा कर रखने की है। फरवरी 2022 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं और बीएमसी की सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पिछले चुनाव में यानी कि साल 2017 के चुनाव में बीजेपी मात्र 2 सीट पीछे थी शिवसेना से। तो इस जैसे और दिलचस्प सियासी किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए अनकट और फॉलो कीजिए #जीतू के सियासी किस्से।